क्या पढ़ रहे थे अपन? इंट्रोडक्शन वाला ही। अच्छा, याद हुआ कुछ हो रहा है? पक्का? अमेरिकन पेट्रोलॉजी के बाप कौन है? मार्बर्ट। और रशियन के? दो कुछ है भाई। अच्छा, और सोयल साइंस वर्ल्ड के, वर्ल्ड में सोयल साइंस के फादर दो कुछ है भाई। और भारत में जे.डब्ल्यू. लेदर। क्या काम किया था जे.डब्ल्यू. लेदर ने? सोडिक सोइल में रिक्लेमेशन किया था जिप्सम से। और कुछ किया था इन्होंने? फर्स्ट इंडियन एग्रीकल्चर केमिस्ट है, इसलिए इनको इंडिया के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के भी फादर कहते हैं। यहां तक लिखा था अपन ने, लास्ट क्या लाइन लिखी थी? अच्छा, ओके, बढ़िया। आगे लिखिए जे.डब्ल्यू. लिबिक। ये कितने नंबर पे लिखा था जे.डब्ल्यू. लेदर? 3 नंबर पे ना? हाँ, 4th नंबर पे लिखिए। फोर्थ नंबर लिखिए जे.वी. लिबिक। जे.वी. लिबिक नाम सुन रखा है लिबिक का? ऑनलाइन बच्चे आए? हाँ, ओके, बढ़िया। तो हम सोयल साइंस पढ़ रहे थे, अपन ने कल शुरू की सोयल साइंस। और सोयल साइंस में हमने कहाँ तक पढ़ा? इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन ऑफ सोयल पढ़ी। इवन उसके बाद में अपन ने कुछ सोयल की बेसिक डेफिनेशन कैसे अपन बना सकते हैं क्रिएट की हमने। और उसके बाद में अपन कुछ कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं सोयल में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का, जिसमें अपन ने वीवी डोकुचेव पढ़ा। वीवी डोकुचेव को रिगार्ड करते हैं एज इज फादर ऑफ सोयल साइंस। तो फादर ऑफ सोयल साइंस कहते हैं। इवन उन्होंने क्या किया था? जर्नलिटी कॉन्सेप्ट दिया था। और जर्नलिटी कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। उसके बाद में मार्बट पढ़ा। मार्बट ने दिया था मॉर्फोजेनेटिक। कौन सा दिया था? मॉर्फोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। और उन्होंने क्या किया था? जोनल सोइल को वापस क्लासिफाई किया था पेडाकल्स में, पेडाल्फर्स में। तो 2 टाइप के वापस क्लासेस दी थी किसकी? जोनल सोइल की। और जोनल, इंट्राजोनल और एजोनल सोइल किसने बताई? दो कुछ है उन्होंने बताई। आज अपन पढ़ रहे हैं जे.वी. लिबिक। जैसे भारत में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर कौन है? जे.डब्ल्यू. लेदर। वैसे ही ये वर्ल्ड के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर है। तो एग्रीकल्चर, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री इन वर्ल्ड, फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री इन वर्ल्ड। और क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री इन वर्ल्ड। क्या कंट्रीब्यूशन क्या है जे.वी. लिबिक का? कुछ याद है जे.वी. लिबिक के बारे में आपको? ऑनलाइन वाले आपको जे.वी. लिबिक के बारे में आपको कुछ भी पता है? कुछ भी आपने इनसे रिलेटेड लॉ पढ़े हो, रूल पढ़े हो, कुछ ऐसा कि अलग से हटके इन्होंने कुछ बताया एग्रीकल्चर के बारे में? तो जे.वी. लिबिक ने एक लॉ दिया था, और बहुत फेमस लॉ है, बार बार इसका क्वेश्चन भी बनता है। वो है लॉ ऑफ मिनिमम। क्या है? लॉ ऑफ मिनिमम। तो लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था? लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था? जे.डब्ल्यू. लेदर ने दिया था। यदि क्वेश्चन आ जाए कि लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था, हु गेव द लॉ ऑफ मिनिमम, तो किसने दिया था? जे.डब्ल्यू. लेदर। और इन्होंने क्या समझाया था? इन्होंने ये समझाया कि मान लीजिए एक बकेट है। एक क्या है? बकेट है। उस बकेट, बकेट मतलब समझते हैं ना, बाल्टी। इस बाल्टी में क्या है? अलग अलग, मतलब किस स्ट्रिप से बाल्टी बनी है, अलग अलग स्ट्रिप से। या फिर आप कुछ नहीं कीजिए, एक बाल्टी है। ये क्या है? बाल्टी। इस बाल्टी में आप देख रहे हैं ये सबसे अबो पोर्शन है, ये बिलो पोर्शन, और ये सबसे बिलो पोर्शन है। मान लीजिए एक यहां पे छेद है। यहां पे क्या है? छेद। और एक यहां छेद कर दिया, एक होल यहां कर दिया। तो बाल्टी के अंदर कितना पानी रहेगा वो इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा? नीचे वाले या ऊपर वाले पे? नीचे, क्योंकि यहां छेद है, यहां तक पानी भर लेंगे, लेकिन यहां तक क्या हो जाएगा? खाली। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है? इसका मिनिमम पॉइंट है। और ये कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमम पॉइंट है। इसका मतलब यदि किसी बाल्टी में जो नीचे वाला छेद होता है उसके ऊपर उसकी हाइट या उसका कितना भरेगा पानी वो डिपेंड करता है। ऐसे ही यदि प्लांट को ग्रो करने के लिए 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए। कितने चाहिए? 17। मान लीजिए 16 जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी में है, लेकिन एक जो है वो मिनिमम क्वांटिटी में है। तो यील्ड ऑफ जो प्लांट है, प्लांट की यील्ड है, वो किस पे डिपेंड करेगी? मिनिमम वाले न्यूट्रिएंट पे, ना कि मैक्सिमम वाले न्यूट्रिएंट पे। आई बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं?
लॉ ऑफ मिनिमम। तो यील्ड ऑफ ए प्लांट और यील्ड ऑफ ए क्रॉप इज डिपेंड ऑलवेज ऑन द न्यूट्रिएंट जो क्या है, मिनिमम है, ना कि मैक्सिमम। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ, किसने दिया, और ये भी पूछा जाता है कब दिया, तो 1843। तो लिख दीजिए 1843, लॉ ऑफ लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम, ओके, ऑलवेज। अच्छा, इसको आप समझा भी देंगे ना कि जो क्रॉप की यील्ड होती है वो हमेशा उस फैक्टर पे डिपेंड करती है जो फैक्टर क्या होता है, मिनिमम होता है, ना कि मैक्सिमम। जैसे नाइट्रोजन मान लो अपन ने बहुत दे दिया लेकिन सल्फर देना भूल गए, तो यील्ड क्या होगी, कम। क्यों, क्योंकि सल्फर नहीं दिया, ना कि नाइट्रोजन की वजह से बढ़ जाएगी, सल्फर की वजह से क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मिनिमम बोलते हैं। और क्या दिया इन्होंने, एक इन्होंने और लॉ दिया, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये भी लिख लीजिए, मैं समझाता हूं क्या होता है। ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है, क्योंकि तादाद मुझे लगता है आज ऑनलाइन वालों की ज्यादा है, नहीं, धीरे धीरे ऑफलाइन में बढ़ेगी। तो लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, ऐसा क्या होता है लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, जैसे कि एक सोइल है, उस सोइल के अंदर कोई भी अपन न्यूट्रिएंट डालेंगे तब जाके प्लांट अपटेक करेगा। तो पहले तो अपन न्यूट्रिएंट देते नहीं थे, फर्टिलाइजर नहीं देते थे, फर्टिलाइजर हुआ भी नहीं करते थे। अपन देखेंगे 1843 में पहला फर्टिलाइजर आया, कौन सा आया, एसएसपी। तो उससे पहले फर्टिलाइजर होते भी नहीं थे, तो क्या न्यूट्रिएंट लॉस हो गए थे क्या सोइल से, नहीं हुए थे। तब ये क्या बोलते हैं कि जब न्यूट्रिएंट नहीं थे, जब फर्टिलाइजर नहीं थे, तब प्लांट क्या करता था, अपना कुछ पोर्शन जो इकोनॉमिक है उसके अलावा ऐसा पोर्शन होता था जो वापस किस में मिला देता था, सोइल में, उसको अपन बोलते थे ऑर्गेनिक मैटर। और ये ऑर्गेनिक मैटर वापस क्या करते थे, सोइल को न्यूट्रिएंट से रिच कर लेते थे। जितना प्लांट लेती थी न्यूट्रिएंट, वो घूम फिर के वापस कहां आ जाता था, सोइल में। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, कि रेस्टिट्यूट कर देता था, जितना भी गया है उसको वापस रेस्टिट्यूट कर देता था, कौन, प्लांट खुद। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। और क्या दिया था इसको, इसने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। लॉ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट किसने दिया, किसने दिया, जेवी लिबिक। अच्छा, फुल फॉर्म क्या है जेवी लिबिक का, क्या फुल फॉर्म है, जेवी लिबिक का फुल फॉर्म क्या है, जेवी का है जस्टस वॉन लिबिक। जस्टस वॉन लिबिक। तो आपको क्या क्या याद रखना है लिबिक के बारे में, क्या क्या याद रखोगे, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री, लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। ये सारे किसने दिए थे। अच्छा, आपको पता है, एक बार कॉपी दीजिए मुझे आपकी वाली। ये जो गैप है ना, ये ऊपर, ये किस लिए छोड़ा जाता है पता है, हेडिंग तो अपन लगाते ही नहीं है, फिर भी हेडिंग तो एक में लगाएंगे, पेज 10 पेज का होगा चैप्टर, तो ये सब में छूट जाएंगे ना, तो इसमें छोड़ने नहीं, इसमें अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, किससे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां एक कंफ्यूजिंग वाली बात आती है, क्या आती है, यहां ध्यान दीजिए वापस। जैसे कि लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया, जेवी लिबिक, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है लॉ ऑफ मैक्सिमम किसने दिया, लॉ ऑफ मैक्सिमम। तो किसने दिया लॉ ऑफ मैक्सिमम, लॉ ऑफ मैक्सिमम दिया वेलेस एंड वेलेस। तो ये कहां लिखेंगे आप, ऊपर वाली साइड में, जहां नोट्स है वहां के ऊपर की साइड में लिखिए लॉ ऑफ मैक्सिमम, लॉ ऑफ मैक्सिमम, वेलेस एंड वेलेस। एक लॉ है आपका लॉ ऑफ ऑप्टिमम, लॉ ऑफ ऑप्टिमम किसने दिया, वेलेयुथम। लॉ ऑफ ऑप्टिमम किसने दिया, वेलेयुथम। तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, लॉ ऑफ मिनिमम लिबिक, लॉ ऑफ मैक्सिमम वेलेस एंड वेलेस, एंड लॉ ऑफ ऑप्टिमम किसने दिया, वेलेयुथम। तीनों याद रख लोगे। लॉ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट किसने दिया, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट लिखा है उसके अंदर, जेवी लिबिक ने।
एक आता है लॉ ऑफ, देखो एक तो आता है लॉ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रेंट, कंफ्यूजिंग जितने भी मैं यहां लिखा देता हूं। लिमिटिंग न्यूट्रेंट ये किसने दिया आपके, जे वी लिबिग ने। लेकिन एक क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ लिमिटिंग, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया, तो लिखिएगा ब्लैकमैन, काले आदमी ने, ब्लैकमैन लिख लीजिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो यही क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले हैं। आप क्या याद करके जाएंगे, लॉ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रेंट, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो फैक्टर किसने दे दिया, ब्लैकमैन ने, और न्यूट्रेंट किसने दिया, जेवी लिपिग ने। ठीक है, 4 नंबर पे किसका लिखा नाम है, जस्टिस ऑफ लिमिंग लिविक। 5वें नंबर पे लिखिए, 5th नंबर पे क्या लिखेंगे, थॉमस वे। थॉमस वे किसके फादर है, फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री, सोइल केमिस्ट्री के फादर है। क्या योगदान है इनका, सी अलग अलग है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में टोटल एग्रीकल्चर का केमिकल आ सकता है, सोइल केमिस्ट्री में सोइल की केमिकल प्रॉपर्टी आती है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में फर्टिलाइजर आते हैं, लेकिन सोइल केमिस्ट्री में फर्टिलाइजर नहीं आते, तो ये अलग बात है। इन्होंने सीसी की डिस्कवरी की, आप डिस्कवरी अपन नहीं बोलेंगे, सीसी को अच्छे से एक्सप्लेन इन्होंने किया, किसने, थॉमस वे ने। इसलिए सीसी का डिस्क्राइब कर एक्सप्लेनेशन दिया सीसी के बारे में, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, थॉमस वे। और थॉमस वे के साथ एक और आदमी थे, थॉमसन। तो थॉमसन एंड थॉमस वे दोनों ने मिलकर क्या खोजी थी, सीईसी, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। लेकिन अपन थॉमस वे को क्यों कहते हैं फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री, क्योंकि इन्होंने कैटाइन एक्सचेंज को अच्छे से क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। एक है फादर ऑफ कोलोइडल केमिस्ट्री, कौन है, आगे लिखिए 6 नंबर पे, थॉमस ग्राम। थॉमस ग्राम को क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था कोइंड द वर्ड कोलोइड, कोलोइड वर्ड कोइन किया था, मतलब कोलोइड वर्ड सबसे पहले यूज इन्होंने किया, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कोलोइडल केमिस्ट्री, फादर ऑफ कोलोइडल केमिस्ट्री। AA की पोस्ट कब आएगा, बहुत जल्दी आएगा भैया, इंतजार में ही है सब लोग। AA में इंटरव्यू हट गया, AA में शायद पहले हिंदी नहीं आती थी ना, आती थी, हिंदी नहीं आती थी, हिंदी अब भी नहीं आती है AA में, और जीके का पोर्शन कम हो गया है, पहले ज्यादा आता था जीके, अब थोड़ा कम आएगा। AA और दोनों में, ये लिख दिया। फादर ऑफ कोलोइडल केमिस्ट्री कौन है, थॉमस ग्राम, और फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री थॉमस वे। अच्छा, फादर ऑफ सोइल टेक्सोनॉमी कितने नंबर पे है ये, 7 नंबर पे। 7 नंबर पे लिखिए GUI D स्मिथ, गॉय डी स्मिथ, GD स्मिथ। ये क्या है, ये फादर ऑफ सोइल टेक्सोनॉमी है। SN विनोग्रेड्स्की, तो SN विनोग्रेड्स्की जो है वो है फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी। 9 नंबर पे लिखिए ML ट्रग, फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग।
10 नंबर पे लिखिए हिलेल, फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स। तो सॉइल फिजिक्स के फादर कौन है? हिलेल। और केमिस्ट्री के थॉमस वे, थॉमस ग्राम कॉलोडल केमिस्ट्री के, और एस एन विनोग्रास के सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के, और सॉइल टेक्सोनॉमी के गाय डी स्मिथ। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये सब याद करने वाली बातें। अब अपन क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांच में अपन पूरी सॉइल को पढ़ेंगे। इससे पहले अपन पढ़ लेते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉइल। लिख दो एक हेडिंग, हेडिंग लगाओ कंपोनेंट ऑफ सॉइल। सोइल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो कंपोनेंट्स ऑफ सोइल, सोइल किस किस की बनी है, कंपोनेंट्स क्या क्या है सोइल के। अच्छा, आपको पता होगा ना, जब यहाँ पे बिलियंस ऑफ ईयर पहले लाइफ नहीं थी, तो जो अर्थ थी ना, अर्थ, अर्थ ने सबसे पहले अपने सरफेस पर हाइड्रोस्फीयर डेवलप किया। क्या डेवलप किया? हाइड्रोस्फीयर। जहां वो पहाड़ निकले थे ना, जहां पे अपने कल बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जहां पहाड़ बन गए, दो पहाड़ों के बीच में जहां खाली स्थान छूट गया, क्रेविक्स छूट गया, उसके अंदर क्या, वो पानी जमा हो गया। और ये जो पानी वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं? और जितना भी ये पहाड़ों वाला है उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? तो सॉलिड स्फीयर ऑफ अर्थ इज लिथोस्फीयर एंड लिक्विड स्फीयर ऑफ अर्थ इज हाइड्रोस्फीयर। जब हाइड्रोस्फीयर अच्छे से डेवलप हुआ तो इस अर्थ के चारों ओर एयर का लेयर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो गया, और इसको क्या बोलते हैं? एटमोस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमोस्फेयर। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि मदर अर्थ का सॉलिड स्फीयर कौन सा है? लिथो। लिक्विड स्फीयर कौन सा है? और एयर स्फीयर कौन सा है? एटमोस्फेयर। गैसियस स्फीयर कौन सा है? एटमोस्फेयर। मतलब अर्थ के कितने स्फीयर है? तो अर्थ के अंदर देखो, सॉलिड स्फीयर, स्फीयर ऑफ अर्थ कौन सा है? कौन सा है? लिथोस्फीयर। वेरी गुड। और लिथोस्फीयर में क्या आते हैं? रॉक्स आती है। क्या आती है? रॉक्स। अच्छा, लिक्विड स्फीयर ऑफ अर्थ कौन सा है? हाइड्रोस्फीयर। क्या आते हैं इसके अंदर? ओशियंस आते हैं, लेक्स आती है, रिवर्स आती है, ठीक है, ग्राउंड वाटर आता है। और गैसियस स्फीयर, गैसियस स्फीयर ऑफ अर्थ कौन सा है? एटमॉस्फेयर। लिख लीजिए। यदि क्वेश्चन आ जाए कि टोटल अर्थ की, क्या आ जाए? टोटल अर्थ जो है उसमें से लिथोस्फीयर का पोर्शन कितना है, तो यहां मैं लिख रहा हूं मास परसेंटेज। क्या लिख रहा हूं? मास। टोटल अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो है 93.06%। ये है 6.93%, और ये है 0.03%। 91।
लिख दिया, ठीक है। तो टोटल अर्थ का जो लिथोस्फीयर वो कितना भाग है, 93.06%, हाइड्रोस्फीयर 6.91% और एटमॉस्फेयर 0.03%। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि टोटल अर्थ का कितना मास लिथोस्फीयर है, तो 93, 6 एंड 0.03। अच्छा, जब ये तीनों प्रकार के स्फीयर यदि कहीं मिल जाए ना, कोई से भी प्लेनेट पे, जैसे अर्थ पे अपन ह्यूमन पॉपुलेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन मंगल पे नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे ये वाला जो क्लाइमेट है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बैठ रहा। कहीं लिथोस्फीयर अच्छा है लेकिन हाइड्रोस्फीयर नहीं है, कहीं हाइड्रोस्फीयर है लेकिन एटमोस्फीयर अच्छे से डेवलप नहीं है। लेकिन अपने यहाँ पे तीनों चीजें हैं। अब ये तीनों स्फीयर जहां मिल जाते हैं ना, ये तीनों स्फीयर जहां पे मिल जाते हैं, कौन कौन से, ये लिथो, ये हाइड्रो और एटमो, तब जाके ये बीच वाली पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन को बोलते हैं आपका बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। तो कितने स्फीयर से मिला है बायोस्फीयर? तीन। कौन कौन से? लिथो, हाइड्रो एंड एटमोस्फीयर से क्या बनता है? बायोस्फीयर। जैसे कि अपन अपना भोजन वोजन सब कहां से लेते हैं? लिथो से। अपना जो भी खाने वाली चीजें, सॉरी पीने वाली चीजें कहां से लेते हैं? हाइड्रो से। और अपनी गैसेज कहां लेते हैं? एटमोस्फेयर। तो कौन सा स्फीयर बन गया? फोर्थ स्फीयर। तो लिखिए लिथो प्लस, हाँ आई थिंक मैं पूछूंगा, ये रिकॉर्डेड मिल सकती है आपको, रिकॉर्डेड होगी शायद। रिकॉर्डिंग जिस टाइम में लाइव हो जाती है ना क्लास, उसके 1 और 2 दिन बाद रिकॉर्डेड में डाल देते हैं ये क्लासेस, तो हो सकती है वापस आपको रिकॉर्डेड मिल जाए। फिर भी आप यहां नहीं देख पा रहे हैं सही से, तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? लिथो प्लस हाइड्रो प्लस कौन सा? एटमोस्फियर। क्या बनाता है? बायोस्फीयर। क्या बनाता है? क्या बनाता है भैया? बायोस्फीयर। लेकिन जब जब लिथो, हाइड्रो, एटमो एंड बायो, ये चारों मिलते हैं, चारों जहां मिल गए वहां क्या बनेगा? तो वहां बनेगा आपकी सोइल। क्या बनेगी? सोइल। तो सोइल के अंदर कितने स्पेयर काम आते हैं? लिथो भी आता है, बायो भी आता है, एटमो भी आता है और हाइड्रो भी आता है। तो 4 स्पेयर काम आते हैं किसके अंदर? सोइल में। अपन क्या पढ़ रहे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सोइल। तो सोइल के कंपोनेंट में लिखिए soil is result of interaction between lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. And biosphere. बना दीजिए। समझ में आई? आई बात समझ में? आई है तो बहुत बढ़िया है। लिथोस्फीयर क्या क्या आ गया आपका? मिनरल्स आ गया। एटमोस्फीयर में से क्या आ गया? सोइल में एयर आ गई। हाइड्रोस्फीयर से क्या आ गया? वाटर आ गया। एंड बायोस्फीयर से सोइल में क्या आ गया? ऑर्गेनिक मैटर आ गया। तो इससे क्या बन गई अपनी? सोइल। तो अब बताइए कंपोनेंट कितने हैं सोइल के? कितने कंपोनेंट हो गए? 4 हो गए। और 4 अलग अलग स्फीयर से आके मिल गए। सबसे ज्यादा रोल किसका है सोइल बनाने में? लिथोस्फीयर का। मिनरल्स मतलब लिथोस्फीयर। उसके बाद में एटमो एंड हाइड्रो। और सबसे कम रोल किसका है? बायोस्फीयर का। तो याद रह जाएगा। ओएम क्या होता है? ओएम अच्छा, कहां से हो तुम दोनों? झुंझुनू। मैं इनका पसंद से।
कैपासन मतलब वो टाउन है उसके अंदर ही। जेट की कोचिंग यहीं से की थी? जेट, अच्छा 12th के साथ ही हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ 2020 में हुई होगी, 12th 2020 में, 21 22 23 थर्ड ईयर में हो अभी। ठीक है, ये लिख लिया। तो कितने कंपोनेंट है? तो लिख दिए कंपोनेंट ऑफ सोइल तो 4। कंपोनेंट ऑफ सोइल इज इक्वल टू 4। फॉर कौन कौन से पता है ना। अब एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, कैसे बनाएंगे? सोइल, सोइल के मेन 2 कंपोनेंट है, एक है सॉलिड पोर्शन, कौन सा पोर्शन? सॉलिड, और एक है पोर स्पेस। सॉलिड पोर्शन कितना है? 50%, और पोर भी कितने हैं? 50%। सॉलिड में वापस मिनरल, मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल मैटर कितना? 45, ऑर्गेनिक कितना? 5। पोर में वापस वाटर एंड एयर। वाटर कितनी? 25, एंड एयर कितनी? 25। लिख दिया? ठीक है। अब लगे अलग टॉपिक, पेडोलॉजी, सॉइल पेडोलॉजी। अब आज से अपन क्या पढ़ेंगे 10-15 दिन तक? सॉइल पेडोलॉजी पढ़ेंगे। पेडोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे अपन देखिएगा। अपन पढ़ेंगे वेदरिंग। क्या पढ़ेंगे? वेदरिंग ऑफ, अच्छा सिलेबस है क्या तुम्हारे पास प्रीपी जी का? लेके आना कल है। सेकंड अपन पढ़ेंगे सोइल फॉर्मेशन। सोइल फॉर्मेशन में वापस 2 बातें पढ़ेंगे, कौन कौन सी? सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस एंड फैक्टर्स, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे सोइल प्रोफाइल। क्या पढ़ेंगे? सोइल प्रोफाइल एंड हॉरिजन्स। हॉरिजन्स में कितने टाइप के हॉरिजन पढ़ेंगे? 2 टाइप के, मास्टर हॉरिजन एंड डायगोनिस्टिक हॉरिजन। फिर क्या पढ़ेंगे? सोइल क्लासिफिकेशन। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? सोइल मैपिंग एंड सर्वे। एंड लास्ट में अपन पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग। नोट कर दीजिए। ये सारा किसका पोर्शन है? सोइल पेडोलॉजी का पोर्शन।
कल एक क्लास हुई थी ना आपके, आज आज भी है क्या? जल्दी लग जाएगी, थोड़ा बच्चे हो जाए तो फिर माहौल बन जाए। वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, सोइल फॉर्मेशन में प्रोसेस एंड फैक्टर्स, सोइल प्रोफाइल एंड हॉरिजन्स। सोइल प्रोफाइल में आप हॉरिजन में आप मास्टर हॉरिजन पढ़ेंगे और डायग्नोस्टिक हॉरिजन पढ़ेंगे, सब सरफेस और सब सरफेस, जिसको एपिपेडोन एंडोपेडोन कहते हैं। क्वेश्चन आते हैं अच्छे। सोइल क्लासिफिकेशन में आप क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक क्लासिफिकेशन, मॉर्फोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, बाल्डविन एंड एसोसिएट का क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में आप पढ़ेंगे सोइल टेक्सोनॉमी। और सोइल टेक्सोनॉमी में कितने ऑर्डर है? 12 ऑर्डर है। वो 12 पूरे ऑर्डर अपन वर्टिसोल, एंटीसोल और एल्फिसोल, इंसेप्टिसोल ये सारे अपन पढ़ेंगे। फिर अपन सोइल मैपिंग करेंगे और सर्वे करेंगे। सर्वे से क्वेश्चन आते हैं कभी कभार। बाकी रिमोट सेंसिंग अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हेडिंग लगेगी वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। एक नंबर पे क्या लगाएंगे आप? वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अच्छा, वेदरिंग पढ़ने से पहले अपन को समझना पड़ेगा रॉक्स क्या होती है, तभी तो अपन वेदरिंग कर पाएंगे उसकी। अच्छा, रॉक्स क्या होती है और कैसे बनती है, ये कहां से आती है ऊंची लेयर? फटने से आती है, वॉल्केनिक इरप्शन से आती है। तो रॉक्स किसका रिजल्ट है? वॉल्केनिक इरप्शन का रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? वॉल्केनिक इरप्शन का। लेकिन अपन जब अर्थ देखते हैं पूरी, तो पूरी अर्थ वैसे रॉक्स ही है। बहुत सारी रॉक्स अंदर रह गई, बहुत सारी रॉक्स बाहर आ गई। ज्वालामुखी गर्म तो होती रहती है नीचे, लेकिन फट के कभी बाहर नहीं आ पाती, लेकिन वो जहां आ पाती है वहीं रुक जाती है और वहां रॉक्स बना देती है। इसलिए आपने देखा होगा जब अपन गहराई में खोदते हैं ना, तो सोइल खत्म होने के बाद सीधी रॉक्स आने लग जाती है, और फिर अपन और खोदते हैं तो रॉक्स मिलती जाती है, मिलती जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सरफेस पे ही रॉक्स है, बहुत बार अर्थ के सरफेस के नीचे भी क्या होती है? रॉक्स होती है। तो ये सारी रॉक्स जो होती है ना, वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? एक होती है इग्नियस, एक होती है मेटामॉर्फिक, और एक होती है सेडिमेंट्री। ये अपन रॉक्स के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन रॉक्स पढ़ने से पहले अपन अर्थ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ समझ में आएगी तभी अपन रॉक समझ में आएगा। जो अर्थ होती है ना, अर्थ क्या है? तो अर्थ अपन जब देखेंगे तो अर्थ के अंदर क्या होता है? ये अर्थ है मान लीजिए, और इस अर्थ के ऊपर आप देखेंगे कुछ बाहर निकला हुआ पोर्शन होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं। लिथोस्फीयर। कौन सा स्फीयर होता है? लिथो। और कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो कहां चला जाता है? अंदर की ओर गड्ढे रह जाते हैं, इसके अंदर क्या भर जाता है? पानी, और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। अभी अपन ने पढ़ा। और एक जो है इसके ऊपर बहुत मोटी लेयर बना रखी है, किसने? गैसेस ने, और उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। तो यदि क्वेश्चन बोले कि अर्थ की सरफेस के अबो कितनी स्फीयर है? मेनली 3, लिथो, एटमो एंड हाइड्रो। ये तो अपन अभी देख ही लिया। लेकिन जब अपन अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं, इंटीरियर मतलब अंदर की ओर, जब अर्थ को खुदाई करके अपन अर्थ के अंदर की ओर जाते हैं, तब अपन देखते हैं अर्थ के अंदर कुछ किलोमीटर तक जो लेयर आती है वो बहुत ज्यादा ठोस नहीं होती, बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं होती, उसकी डेंसिटी कम होती है। एक लेयर आती है, उसके अंदर एक लेयर और आती है जिसकी डेंसिटी ऊपर वाली लेयर की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। और एक अंदर गोला आता है, बहुत हार्ड गोला होता है, बहुत हार्ड मास होता है। इस मास को अपन बहुत बार खुदाई भी नहीं कर सकते। जो बाहर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? अंदर वाला है उसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? और जो बहुत अंदर वाला है वो कितना है? क्या है? कोर। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ में भी कितनी लेयर है? 3 है। तो अब लिखिए इंटीरियर ऑफ अर्थ, ब्रैकेट लिखिए इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ अर्थ कितनों से मिलकर बनी है? कितनों से? 3 लेयर से। तो ऐसे बना दीजिए। जो बाहर वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसकी क्रस्ट है ये? अर्थ की, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्थ क्रस्ट। क्या बोलते हैं? अर्थ क्रस्ट। डेंसिटी कितनी होती है इसकी? डेंसिटी होती है 2.6 टू 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी होती है। अच्छा, इसकी डेप्थ कितनी होती है? डेप्थ का मतलब कितनी गहराई तक होंगी? तो ये होती है 5 टू 56 किलोमीटर। कितनी? 5 टू 56 किलोमीटर। कहीं कहीं ये 5 किलोमीटर की है, और कहीं कहीं ये 56 किलोमीटर। बहुत जगह छोटी भी है और बहुत जगह बड़ी भी है। तो कितनी है? 5 टू
56 किलोमीटर। और ये कौन सी लेयर है? तो ये है आउटर मोस्ट लेयर है। कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। तो लिखिए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाए कि सोइल फॉर्मेशन कौन से स्पेयर से होता है, कौन से पार्ट से होता है अर्थ के? सोइल फॉर्मेशन। तो सोइल सबसे बाहर वाली लेयर से ही बनेगा, और बाहर वाली लेयर कौन सी है? क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट से क्या होता है? सोइल फॉर्मेशन। तो लिख दिए फॉर्मेशन ऑफ सोइल फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। तो सोइल का फॉर्मेशन कहां से होता है? अर्थ क्रस्ट से। मेंटल और कोर का कोई पार्टिसिपेट नहीं होता किसके अंदर? अर्थ क्रस्ट के, सॉरी, सोइल के फॉर्मेशन में। सोइल टोटली किससे फॉर्म होगी? अर्थ क्रस्ट से। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? सोइल। तो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? अर्थ क्रस्ट है। तो लिख दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर पेडोलॉजी। डेंसिटी कितनी है इसकी? 2.6 टू 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और कौन सी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर है। और डेप्थ क्या है इसकी? 5 टू 56 किलोमीटर। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी है? दूसरे नंबर की कौन सी है? दूसरे नंबर है मेंटल। कौन सी है? मेंटल। मेंटल की जो डेंसिटी है वो कितनी है? 4 से 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 4 to 6। और डेप्थ कितनी है इसकी? अप टू 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर तक गहरी है। कितनी है? 2900 किलोमीटर तक। 2900। मेंटल अपने कोई काम का है क्या? नहीं। इसके अंदर क्या है? कोर है। कोर की डेप्थ कितनी है? कितनी है? 3500 किलोमीटर। अच्छा, इसकी डेंसिटी 9 से लगाकर 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और ये किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखना, ये निकल प्लस आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? निकल और आयरन की। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, वो भी इन दोनों की वजह से लगता है, निकल और आयरन की वजह से। और ये कहाँ होते हैं? तो सबसे बेनीथ में होते हैं अर्थ के। अर्थ क्रस्ट मेनली किसका बना होता है? सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का। ये अपन अलग पढ़ेंगे। ये लिख दिया। यदि पूछ ले कि अर्थ की एवरेज डेंसिटी कितनी है, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी है, टोटल पूरे अर्थ की पूछ ले, तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ ऑफ अर्थ लिख दिया क्या? एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी है? 5.5। अपने क्या काम आएगा सबसे ज्यादा? क्रस्ट। अच्छा, क्रस्ट का कि पूरा 56 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, तो पूरी अर्थ क्रस्ट अपने काम की नहीं है। तो अपने काम की कितनी है? अबोव 60 किलोमीटर। कितना? तो लिखिए कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट कहां तक का? अप टू 16 किलोमीटर।
अप टू 16 किलोमीटर, क्योंकि यही काम किए, यहीं से अपनी सोइल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है अप टू 16 किलोमीटर में, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। मैक्सिमम होता है ऑक्सीजन, फिर होता है सिलिकॉन, क्या होता है सिलिकॉन, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में आयरन, उसके बाद में आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या है ऑक्सीजन, फिर क्या है सिलिकॉन, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में आयरन, उसके बाद में आपका क्या है कैल्शियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में पोटेशियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, और बाकी सारे अदर्स, ठीक है। तो सबसे डोमिनेंट कौन सा है अर्थ क्रस्ट में, उसके बाद में, उसके बाद में, अच्छा यहां एक बात ध्यान रखने वाली है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों ही क्या है नॉन मेटल है, क्या है नॉन मेटल, और नॉन मेटल लगभग 75% और 3/4 पोर्शन बनाते हैं अर्थ क्रस्ट का, कितना 3/4 या फिर 75%। ऑक्सीजन होता है टोटल अर्थ क्रस्ट का 46.6% एंड सिलिकॉन होता है 27.7%। टोटल कितना हो गया लगभग 74.3%, मतलब 75%, और 75 को अपन क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, मतलब फोर्थ का 3 पोर्शन किसका बना होता है नॉन मेटल का। तो क्वेश्चन आ जाए कि डोमिनेंट क्या होता है अर्थ क्रस्ट में, तो मेटल या नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल में कौन सी ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन। अच्छा एल्यूमिनियम होता है 8.13%, आयरन होता है 5%, कैल्शियम होता है 3.63%, सोडियम होता है 2.83%, पोटेशियम होता है 2.59%, मैग्नीशियम होता है 2.09% एंड अदर्स होते हैं 1.141%। तो इसका मतलब है 100% में से 99% पोर्शन ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्यूमिनियम आयरन कैल्शियम सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम से होता है। तो टोटल अर्थ क्रस्ट का 99% कितने एलिमेंट्स बनाते हैं 8 एलिमेंट्स, 6 और 2 8, और ये 6 के 6 क्या है मेटल्स, कितना है 24%, या फिर 1/4 ऑफ अर्थ क्रस्ट लिख दीजिए। अर्थ क्रस्ट नॉट अर्थ, आगे एक लाइन लिखिए, ये लिखने के बाद एक लाइन लिखिए कि आउट ऑफ 114 ऐसे नहीं 114, आउट ऑफ 114 नोन एलिमेंट KNOWN नोन एलिमेंट्स 8 are present dominantly in earth crust, 8 are present dominantly, और dominantly के कोष्टक में लिख लीजिएगा 99%, dominantly 99% on
या इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाए कि टोटल एलिमेंट्स जितने 9 है उसमें से कितने किस में पाए जाते हैं, 114 में से 8 जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, डोमिनेंटली अर्थ क्रस्ट, मतलब 99% पोर्शन बनाते हैं। कितना बनाते हैं, 99%। ओके, लिख दिया, बढ़िया। आगे आप लिखिए, आगे हेडिंग लगाइए रॉक्स। रॉक्स क्या होती है, रॉक्स क्या होती है, रॉक्स क्या होती है, तो रॉक्स की डेफिनेशन लिखिए। रॉक्स आर नेचुरली अकरिंग, rocks are naturally occurring hard mass of earth formed from solidifying of molten magma comprising one or more minerals is minerals। रॉक्स क्या है, नेचुरली अकरिंग, नेचुरल सब्सटेंसेज है, हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड होता है और किससे फॉर्म होता है, सॉलिडिफाइंग ऑफ मोल्टन मैग्मा। और मोल्टन मैग्मा कहां से आएगा, वॉल्केनिक इरप्शन से। और क्या कंप्राइजेस करता है, क्या होता है रॉक्स के अंदर, या एक होगा या फिर बहुत सारे मिनरल्स होंगे। बहुत बार एक ही मिनरल्स होता है, बहुत बार बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जिस रॉक के अंदर एक ही मिनरल होता है उसको बोलते हैं मोनो मिनरलिक रॉक, और जिसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं उनको बोलते हैं ओलिगिया पॉली मिनरलिक रॉक्स। ठीक है, तो 2 टाइप की रॉक्स होती है, मोनो मिनरल और पॉली मिनरल। क्या कंप्रेजाइन, मतलब कौन कौन से, क्या होता है इसके अंदर, कंप्रेजिंग। ठीक है, वन और मोर मिनरल्स, एक मिनरल्स हो सकता है और बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं। आप लिखिए टाइप्स ऑफ रॉक्स, टाइप ऑफ रॉक्स, टाइप ऑफ रॉक्स कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। तो लिखिए 1 नंबर पे इग्नियस, 2 नंबर पे सेडिमेंट्री, एंड 3 नंबर पे मेटामॉर्फिक। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अच्छा, इग्नियस क्या होती है, देखो इग्नियस, इग्नाइट, इग्नाइट से बना, ये भी किससे बना है, इग्नाइट। और इग्निशिएशन या इग्नाइट का मतलब क्या होता है, आग। क्या मतलब होता है, फायर या आग। तो ये क्या बनते हैं, आग से बनते हैं। अच्छा, रॉक्स आग से एक ही बनती है जो वोल्केनिक इरप्शन से बनती है। तो मान लीजिए अर्थ क्रस्ट है, और अर्थ क्रस्ट अर्थ है, अर्थ के अंदर मान लीजिए वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, और वोल्केनिक इरप्शन से जो रॉक्स बन रही है वो रॉक्स कौन सी है, इग्नियस रॉक। कौन सी रॉक है, इग्नियस रॉक्स। तो वोल्केनिक इरप्शन से जो बनती है वो कौन सी रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स होती है। ठीक है, सेकंड बात अपन क्या पढ़ेंगे, अच्छा इग्नियस रॉक ही वोल्केनिक इरप्शन से बनती है। उसके बाद की दोनों रॉक है ना, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, वो किससे बनती है, इग्नियस रॉक से। इसलिए इग्नियस रॉक को बोलते हैं मदर रॉक। क्या बोलते हैं, और प्राइमरी रॉक, मदर रॉक और प्राइमरी रॉक। अभी मैं लिखवाऊंगा, रुक जाइए, मदर रॉक और प्राइमरी रॉक। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि यहां से जब ज्वालामुखी फटती है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो अर्थ तक पहुंचता ही नहीं, अर्थ की सरफेस तक पहुंचता ही नहीं, और अर्थ की सरफेस के नीचे ही कहीं जमा हो जाता है। और बहुत बार ये फट के बाहर आके अर्थ के सरफेस के ऊपर जमा हो जाता है। इस हिसाब से 2 प्रकार की इग्नियस रॉक बनती है। एक बनती है जो अंदर जमा हो जाती है, उसको बोलते हैं इंट्रूसिव। क्या बोलते हैं,
और जो बाहर आती है उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव। क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव रॉक होती है जो प्लेट नुमा संरचना के अंदर प्लेट बनाकर कहां जमा हो जाती है? अर्थ के सरफेस के बीनीथ में, इसलिए इसको प्लूटोनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक। और इस ये बाहर आती है इसलिए इसको बोलते हैं वॉल्केनिक। क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक। तो अब लिखिए इग्नियस रॉक, वापस हेडिंग लगाइए इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, और इग्नियस रॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे? इसमें लिखिए formed from solidifying of molten magma, solidifying of molten magma। नीचे लिखिए आल्सो नोन एज मदर रॉक और प्राइमरी रॉक, आल्सो नोन एज मदर रॉक और प्राइमरी रॉक। इसको मदर रॉक भी कहते हैं और क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑल अदर रॉक्स आर डेवलप्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस ही है जो जिससे दूसरी सभी रॉक्स बनती है। और क्या लिखेंगे? तो लिखिए इग्नियस रॉक्स आर टू टाइप, या इग्नियस रॉक क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इग्नियस रॉक्स क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। igneous rocks are classified into two group। फर्स्ट नंबर पे लिखिए, वहां लिख रखा है देखिए प्लूटोनिक, और प्लूटोनिक के नीचे क्या लिखेंगे? प्लूटोनिक के कोष्टक करके लिखिए अंदर इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब अंदर जमा हो गई है। किसके अंदर? किसके अंदर? अर्थ सरफेस। इसमें लिखिए बीनीथ द अर्थ सरफेस। बीनीथ, BENEATH, BENEATH, beneath the earth surface, earth surface। ठीक है? इसका एग्जांपल लिखिए ग्रेनाइट। सेकंड नंबर पे लिखिए वॉल्केनिक। हाँ हाँ, सेकंड नंबर पे लिखिए वॉल्केनिक। वॉल्केनिक में क्या लिखेंगे? एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव। और ये कहाँ है? अबव द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस। और एग्जांपल क्या लिखेंगे आप? बेसाल्ट। ठीक है? बाकी अपन कल पढ़ेंगे।